एन रैंड का फाउंटेनहेड एक जटिल और प्रभावशाली उपन्यास है जो अपने नायक हॉवर्ड रोक के माध्यम से उनके वस्तुनिष्ठवाद के दर्शन के सार को समाहित करता है। उपन्यास व्यक्तिवाद, अखंडता और रचनात्मकता और अनुरूपता के बीच संघर्ष के विषयों की पड़ताल करता है। नीचे इस उपन्यास के बारे में एक विस्तृत सारांश दिया गया है। परिचय। 1943 में प्रकाशित द फाउंटेनहेड एक मौलिक कार्य है जिसने व्यक्तिवाद और वास्तुकला पर पाठकों के विचारों को आकार दिया और प्रेरित किया है। रूसी अमेरिकी लेखिका और दार्शनिक एन रैंड वस्तुनिष्ठवाद पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उपन्यास का उपयोग करती हैं, एक दर्शन जिसे उन्होंने बाद में अपने गैर काल्पनिक कार्यों में विस्तार से बताया। नायक हॉवर्ड रोक रैंड के स्वतंत्र आत्मनिर्भर व्यक्ति के आदर्श का प्रतीक है जो अपने सिद्धांतों के अनुसार रहता है और सामाजिक स्वीकृति के लिए अपनी कलात्मक दृष्टि से समझौता करने से इनकार करता है। उपन्यास वास्तुकला की दुनिया पर आधारित है जो रचनात्मक और बौद्धिक अखंडता के रूपक के रूप में कार्य करता है। रोक को उन लोगों के खिलाफ लड़ाई का सामना करना पड़ता है जो सामान्यता और अनुरूपता थोपना चाहते हैं। रैंड की सामूहिकता की व्यापक आलोचना और व्यक्तिवाद के लिए उनकी वकालत को दर्शाता है। रोक की यात्रा के माध्यम से रैंड अनुरूपता के दबावों की परवाह किए बिना स्वयं के प्रति सच्चे रहने के महत्व का पता लगाता है। कहानी सारांश। भाग 1। पीटर कीटिंग। उपन्यास की शुरुआत हॉवर्ड रोक को पारंपरिक वास्तुशिल्प डिजाइनों के अनुरूप होने से इनकार करने के कारण वास्तुशिल्प विद्यालय से निष्कासित किए जाने से होती है। बेहद स्वतंत्र और नवोन्वेषी वास्तुकार रोक ऐतिहासिक शैलियों का पालन करने के बजाय ऐसी इमारतों को डिजाइन करने में विश्वास करते हैं जो उनके उद्देश्य और कार्य को दर्शाते हैं। अपने निष्कासन के बावजूद रोक अपनी दृष्टि में अडिग बना हुआ है। इसके विपरीत पीटर कीटिंग रोक का विरोधी है। वह उसी वास्तुशिल्प स्कूल से सम्मान के साथ स्नातक होता है और एक प्रतिष्ठित वास्तुशिल्प फर्म में काम करना शुरू करता है। कीटिंग महत्वाकांक्षी है और सफल होने के लिए उत्सुक है, लेकिन उसमें रचनात्मकता की कमी है और वह अक्सर अपने डिजाइनों में मदद के लिए रोक सहित दूसरों पर निर्भर रहता है। कीटिंग की सफलता वास्तविक प्रतिभा के बजाय हेरफेर, सामाजिक चढ़ाई और सार्वजनिक अनुमोदन की खोज पर आधारित है। आर्किटेक्चर स्कूल छोड़ने के बाद रोक हेनरी कैमरून के लिए काम करते हैं, जो एक समय के महान वास्तुकार थे, जिन्हें लोकप्रिय वास्तुशिल्प रुझानों के अनुरूप होने से इनकार करने के कारण हाशिए पर डाल दिया गया था। कैमरून रोक के गुरु बन गए, जिससे उनमें ईमानदारी और अपने दृष्टिकोण के प्रति सच्चे रहने का महत्व पैदा हुआ। हालांकि कैमरून का करियर गिरावट में है और वह अंततः सेवानिवृत्त हो जाता है और रोक को अपना रास्ता खोजने के लिए छोड़ देता है। रोक ऐसा काम ढूंढने के लिए संघर्ष करता है जो उसे अपने वास्तुशिल्प दर्शन को व्यक्त करने की अनुमति दे। पारंपरिक डिजाइन पसंद करने वाले ग्राहकों द्वारा उन्हें बार बार अस्वीकार कर दिया जाता है। अंततः वह एक औसत दर्जे के वास्तुकार जॉन एरिक स्नाइट के कार्यालय में नौकरी करता है, लेकिन जब वह एक डिजाइन पर समझौता करने से इनकार करता है तो उसे निकाल दिया जाता है। रोक की यात्रा को उनके अनुरूप होने से इनकार करने के कारण चिन्हित किया गया है, जिसके कारण उन्हें पीटर कीटिंग के नियोक्ता गाय फ्रैंकन के स्वामित्व वाली ग्रेनाइट खदान में काम करना पड़ा। यहीं पर रोक की मुलाकात गाय की बेटी डोमिनिक फ्रैंकन से होती है, जो रोक के समझौता न करने वाले स्वभाव से मोहित और विकर्षित दोनों है। भाग 2। डोमिनिक फ्रैंकन। न्यूयॉर्क अखबार के लिए एक खूबसूरत और बुद्धिमान स्तंभकार डोमिनिक फ्रैंकन एक जटिल चरित्र है, जो शुरू में मानता है कि दुनिया सुंदरता या महानता के लायक नहीं है। वह अत्यधिक निंदक है और अपनी पसंदीदा किसी भी चीज को नष्ट करने की कोशिश करती है।
यह विश्वास करते हुए कि दुनिया उसे अनिवार्य रूप से बर्बाद कर देगी। डोमिनिक पीटर कीटिंग की सामान्यता को पहचानने के बावजूद उसके साथ जुड़ जाता है। वह आत्मदंड के रूप में उससे शादी करती है, ये जानते हुए कि वह जो चाहती है उससे कम पर समझौता कर रही है। कीटिंग के साथ उसका रिश्ता जुनून और सच्चे जुड़ाव से रहित है, जो उसके इस विश्वास को दर्शाता है कि दुनिया भ्रष्ट है और महानता के योग्य नहीं है। हालांकि डोमिनिक रोक के काम और व्यक्तित्व की ओर आकर्षित है। वह उसमें उस महानता का अवतार देखना शुरू कर देती है जिसके बारे में वह सोचती थी कि वह दुनिया में मौजूद नहीं हो सकती। इसके बावजूद वह रोक के काम की नकारात्मक समीक्षा लिखकर और उसके करियर को नुकसान पहुंचाकर उसे नष्ट करने की कोशिश करती है। उसकी हरकतें उसके डर से प्रेरित हैं कि दुनिया रोक की आत्मा को कुचल देगी, जैसा कि उसने उससे पहले दूसरों के साथ किया है। रोक और डोमिनिक का रिश्ता गहन और जटिल है। उसे नष्ट करने की कोशिशों के बावजूद रोक डोमिनिक के इरादों को समझता है और समझौता करने से इनकार करता है। उनका रिश्ता एक गहरे संबंध से चिन्हित है, जो आपसी सम्मान और एक दूसरे के मूल्यों की समझ पर आधारित है। अंततः डोमिनिक ने कीटिंग को छोड़ दिया और गेल वाइनेंड से शादी कर ली, जो एक शक्तिशाली समाचार पत्र व्यवसाय था, जो शुरू में उसके प्रति संशयवादी प्रतीत होता था। भाग 3, गेल वाइनेंड। गेल वाइनेंड एक स्वनिर्मित व्यक्ति हैं जो न्यूयॉर्क की मलिन बस्तियों से निकलकर एक शक्तिशाली समाचार पत्र साम्राज्य के मालिक बन गए। वाइनेंड का मानना है कि हर किसी की एक कीमत होती है और वह ताकत और पैसे के जरिए किसी को भी नियंत्रित कर सकता है। वह अपने अखबार बैनर का उपयोग जनता की राय में हेरफेर करने और सामान्यता को बढ़ावा देने के लिए करता है, रैंड के उपन्यास के पात्रों की तरह जो रोक को नष्ट करना चाहते हैं। हालांकि वाइनेंड का रोक के साथ रिश्ता उसकी मान्यताओं को चुनौती देता है। वाइनेंड ने रोक को उसके लिए एक घर डिजाइन करने का काम सौंपा और इस प्रक्रिया में वह रोक की ईमानदारी और स्वतंत्रता की प्रशंसा करने लगा। वाइनेंड द्वारा सामना किए गए अन्य लोगों के विपरीत रोक को खरीदा या हेरफेर नहीं किया जा सकता है। यह एहसास वाइनेंड को अपने जीवन के खालीपन का सामना करने के लिए मजबूर करता है, जो सत्ता हासिल करने के लिए अपने मूल्यों से समझौता करने पर बना है। रोक के लिए वाइनेंड की प्रशंसा उसे अपने जीवन विकल्पों और उसकी सफलता की प्रकृति पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती है। उसे एहसास होता है कि सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं बल्कि स्वयं के प्रति सच्चे रहने में निहित है। हालांकि जब वाइनेंड सार्वजनिक हमलों के खिलाफ रोक का बचाव करने के लिए अपने अखबार का उपयोग करने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि वह उसी प्रणाली का कैदी है जिसे उसने बनाया था। उनके पाठक वर्षों की सामान्यता से प्रभावित होकर रोक के काम को अस्वीकार कर देते हैं और वाइनेंड को अपने अखबार को बचाने के लिए रोक को धोखा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। भाग 4, हावर्ड रोक। उपन्यास का अंतिम भाग रोक के अंतिम परीक्षण पर केंद्रित है। कॉर्टलैंड होम्स परियोजना का निर्माण। रोक इस शर्त पर परियोजना को डिजाइन करने के लिए सहमत है कि इसे बिना किसी बदलाव के बिल्कुल उसकी योजना के अनुसार बनाया जाएगा। हालांकि जनता की रुचि को पूरा करने के लिए डेवलपर्स द्वारा परियोजना में बदलाव किया गया है और रोक के डिजाइन से समझौता किया गया है। जवाब में रोक मामले को अपने हाथों में लेता है और बदली हुई इमारत को डायनामाइट से उड़ा देता है और अपने काम को विकृत देखने के बजाय उसे नष्ट करने का विकल्प चुनता है। रोक को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया, जहां वह व्यक्तिवाद और अखंडता का एक शक्तिशाली बचाव करता है। उनका तर्क है कि उनके जैसे रचनाकार मानव प्रगति के पीछे प्रेरक शक्ति हैं और उन्हें बिना किसी हस्तक्षेप के रचना करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।
रोक का भाषण जूरी को पसंद आया और उसे बरी कर दिया गया। उनकी जीत सामूहिकता पर व्यक्तिवाद की विजय और उनके विश्वास की पुष्टि का प्रतिनिधित्व करती है कि किसी को सार्वजनिक अनुमोदन के लिए अपनी दृष्टि या अखंडता से समझौता नहीं करना चाहिए। अंत में रोक और डोमिनिक फिर से मिल जाते हैं और रोक का वास्तुशिल्प करियर फलता फूलता है। उपन्यास का अंत रोक द्वारा डिजाइन की गई गगनचुंबी इमारत के ऊपर खड़े होने से होता है, जो उनकी अंतिम सफलता और उनके आदर्शों की प्राप्ति का प्रतीक है। स्पष्टीकरण और विश्लेषण। फाउंटेनहेड एक उपन्यास है जो रचनात्मक अखंडता के रूपक के रूप में वास्तुकला का उपयोग करते हुए व्यक्तिवाद और सामूहिकता के बीच संघर्ष की पड़ताल करता है। रैंड रोक को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, ऐसा व्यक्ति जो अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है और समझौता करने से इनकार करता है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रोक की यात्रा सामाजिक दबाव के बावजूद भी स्वयं के प्रति सच्चे रहने की शक्ति का एक प्रमाण है। वह रैंड के इस विश्वास का प्रतीक है कि व्यक्ति ही सभी प्रगति का स्रोत है और सच्ची महानता भीतर से आती है, बाहरी मान्यता से नहीं। इसके विपरीत पीटर कीटिंग और गेल वाइनेंड जैसे पात्र ईमानदारी की कीमत पर अनुरूपता और सत्ता की खोज के खतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कीटिंग की सफलता खोखली है, जो वास्तविक प्रतिभा या रचनात्मकता के बजाय हेरफेर और दूसरों की स्वीकृति पर आधारित है। वाइनेंड का साम्राज्य, जो अपने मूल्यों से समझौता करके बनाया गया था, अंततः तब ढह जाता है जब वह किसी वास्तविक चीज के लिए खड़े होने की कोशिश करता है। डोमिनिक फ्रैंकन का चरित्र आदर्शवाद और निंदकवाद के बीच आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है। रोक को नष्ट करने की कोशिश से लेकर उसके दृष्टिकोण को अपनाने तक की उसकी यात्रा उपन्यास के व्यापक विषय एक भ्रष्ट और औसत दर्जे की दुनिया पर व्यक्ति की विजय को प्रतिबिंबित करती है। उदाहरण और तथ्य। 1. आर्किटेक्चरल स्कूल से रोक का निष्कासन। रोक का निष्कासन पारंपरिक वास्तुशिल्प शैलियों के अनुरूप उनके इनकार का सीधा परिणाम है। ये घटना उपन्यास के बाकी हिस्सों के लिए माहौल तैयार करती है। रोक की अपनी दृष्टि के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करती है, भले ही यह व्यक्तिगत कीमत पर आती हो। 2. कीटिंग का हेरफेर। कीटिंग की सफलता की ओर बढ़ने की पहचान उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोक सहित दूसरों को हेरफेर करने की उसकी इच्छा से होती है। वह अक्सर डिजाइनों के लिए रोक की मदद लेता है, लेकिन सारा श्रेय ले लेता है। दूसरों की प्रतिभा पर पनपने वाली औसत दर्जे की थीम का उदाहरण देता है। 3. कॉर्टलैंड होम्स प्रोजेक्ट। कॉर्टलैंड होम्स प्रोजेक्ट उपन्यास के चरमोत्कर्ष के रूप में कार्य करता है, जहां रोक की ईमानदारी को अंतिम परीक्षण में रखा जाता है। बदली हुई इमारत को सामान्यता से विकृत होते देखने के बजाय उसे नष्ट करने का उनका निर्णय रैंड के संदेश को रेखांकित करता है कि सच्चे रचनाकारों को अपनी दृष्टि में समझौता नहीं करना चाहिए। 4. वाइनेंड का पतन। गेल वाइनेंड का अपने अखबार के माध्यम से रोक का बचाव करने का प्रयास उसके पतन का कारण बनता है। ये घटना उपन्यास के विषय को दर्शाती है कि सत्ता के लिए अपने मूल्यों से समझौता करना आत्मविनाश की ओर ले जाता है। इस उपन्यास के शीर्ष 10 उद्धरण यहाँ दिए गए हैं। 1. सवाल यह नहीं है कि मुझे कौन जाने देगा, यह वह है जो मुझे रोकने वाला है। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण हॉवर्ड रोक की अदम्य भावना और उनके दृष्टिकोण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रोक को दूसरों से अनुमति या अनुमोदन लेने की चिंता नहीं है। बाधाओं की परवाह किए बिना उसका ध्यान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर है। ये रैंड के व्यक्तिवाद के विषय और सामाजिक बाधाओं को पार करने की निर्माता की शक्ति का प्रतीक है। 2. मैं ग्राहक पाने के लिए निर्माण नहीं करता, मेरे पास निर्माण के लिए ग्राहक हैं। व्याख्या।
रोक वास्तुकला को आत्मा अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं, न कि धन या प्रसिद्धि पाने के साधन के रूप में। यह उद्धरण उनकी कला के प्रति समर्पण और दूसरों को खुश करने के लिए अपनी कलात्मक अखंडता से समझौता करने से इनकार करने पर प्रकाश डालता है। ये रैंड के इस विश्वास को रेखांकित करता है कि सच्चा निर्माता बाहरी पुरस्कारों के बजाय आंतरिक मूल्यों से प्रेरित होता है। 3. हालांकि मनुष्य की आत्मा उसका स्व है, वह सत्ता जो उसकी चेतना है, सोचना, महसूस करना, निर्णय करना, कार्य करना अहंकार के कार्य हैं। स्पष्टीकरण: यह उद्धरण रैंड के वस्तुनिष्ठवाद के दर्शन के सार को समाहित करता है, जो अहंकार को रचनात्मकता और कारण के स्रोत के रूप में मनाता है। रोक की स्वयं की भावना उसकी मार्गदर्शक शक्ति है, और इसी आत्मा जागरूकता के माध्यम से वह सृजन और नवप्रवर्तन करने में सक्षम है। 4. लेकिन आप देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास जीने के लिए 60 साल हैं। उस समय का अधिकांश भाग काम करने में व्यतीत होगा। मैंने वह काम चुन लिया है जो मैं करना चाहता हूँ। अगर मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिलती है, तो मैं केवल 60 साल की यातना के लिए खुद को दोषी ठहरा रहा हूँ। स्पष्टीकरण: चुनौतियों के बावजूद वास्तुकला को अपनाने का रोक का विकल्प किसी के काम में खुशी और उद्देश्य खोजने के महत्व में उनके विश्वास को दर्शाता है। यह उद्धरण सामाजिक अपेक्षाओं या बाहरी दबावों के आगे झुकने के बजाय जुनून और संतुष्टि का जीवन जीने के मूल्य पर जोर देता है। 5. रचनाकार अपने काम के लिए जीता है, उसे किसी अन्य पुरुष की आवश्यकता नहीं है। उसका प्राथमिक लक्ष्य स्वयं के भीतर है। परजीवी सेकंड हैंड रहता है, उसे दूसरों की जरूरत है। अन्य लोग उसका मुख्य उद्देश्य बन जाते हैं। स्पष्टीकरण: रोक उस रचनाकार की तुलना करते हैं जो आत्मनिर्भर है और अपनी दृष्टि से प्रेरित है, परजीवी के साथ, जो सत्यापन और उद्देश्य के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। यह उद्धरण रैंड की सामूहिकता की आलोचना और स्वतंत्र व्यक्ति के उसके उत्सव को दर्शाता है जो सृजन के लिए ही सृजन करता है। 6. आई लव यू कहने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आई कैसे कहा जाता है। स्पष्टीकरण: यह उद्धरण रिश्तों में आत्मा जागरूकता और आत्म सम्मान के महत्व को बताता है। रैंड के लिए प्यार व्यक्ति के मूल्यों और चरित्र की पहचान और प्रशंसा है। स्वयं की मजबूत भावना के बिना कोई भी व्यक्ति वास्तव में दूसरे से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार के लिए पहले अपनी पहचान को समझना और उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। 7. पीटर, यदि तुम मेरी सलाह चाहते हो, तुम पहले ही मेरी सलाह मानकर गलती कर चुके हो। स्पष्टीकरण: पीटर कीटिंग को रोक की प्रतिक्रिया स्वतंत्र सोच के महत्व में उनके विश्वास पर प्रकाश डालती है। रोक दूसरों से सलाह नहीं लेता है, नहीं, वह सोचता है कि मार्गदर्शन के लिए दूसरों को उस पर भरोसा करना चाहिए। यह उद्धरण उपन्यास के विषय को रेखांकित करता है कि सच्ची ताकत भीतर से आती है और व्यक्तियों को दूसरों से अनुमोदन मांगने के बजाय अपने निर्णय पर भरोसा करना चाहिए। 8. समझाना सबसे कठिन बात वह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है जिसे हर किसी ने न देखने का फैसला किया है। स्पष्टीकरण: यह उद्धरण उपन्यास के जानबूझकर अज्ञानता और समाज द्वारा महानता या सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करने के विषय को दर्शाता है जो यथास्थिति को चुनौती देता है। रोक के नवोन्मेषी डिजाइनों को अक्सर अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि वे पारंपरिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होते हैं, भले ही उनका मूल्य उन लोगों के लिए स्पष्ट है जो इसे देखने के इच्छुक हैं। 9. दूसरों के पास भागना आसान है, किसी के अपने रिकॉर्ड पर कायम रहना बहुत कठिन है। आप दर्शकों के लिए नकली गुण दिखा सकते हैं, आप इसे अपनी नजर में नकली नहीं बना सकते। स्पष्टीकरण: रोक व्यक्तिगत अखंडता के महत्व और अपने स्वयं के मानकों पर खरा उतरने की कठिनाई पर जोर देता है।
यह उद्धरण उन लोगों की आलोचना करता है जो स्वयं को अपने मूल्यों और विश्वासों के प्रति जवाबदेह ठहराने के बजाय दूसरों से मान्यता चाहते हैं। यह उपन्यास के संदेश को रेखांकित करता है कि सच्चा गुण स्वनिर्धारित होता है और उसका दिखावा नहीं किया जा सकता। 10. सामूहिक मस्तिष्क जैसी कोई चीज नहीं होती, एक साझे विचार की तरह और कोई चीज नहीं है। पुरुषों के एक समूह द्वारा किया गया समझौता केवल एक समझौता होता है या कई व्यक्तिगत विचारों पर आधारित औसत होता है। स्पष्टीकरण: यह उद्धरण सामूहिकता के विचार को चुनौती देता है, ये दावा करते हुए कि सच्ची रचनात्मकता और नवीनता व्यक्ति से आती है, समूह से नहीं। रैंड इस उद्धरण का उपयोग व्यक्तिगत दिमाग की शक्ति और सामूहिक निर्णय लेने की सीमाओं में अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए करती है, जो अक्सर महानता के बजाय सामान्यता की ओर ले जाती है। द फाउंटेनहेड के ये उद्धरण उपन्यास के मुख्य विषयों व्यक्तिवाद, अखंडता और मानव आत्मा की शक्ति को समाहित करते हैं। वे एन रैंड के वस्तुनिष्ठवाद के दर्शन को दर्शाते हैं, जो व्यक्ति की रचनात्मक शक्ति और अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चा जीवन जीने के महत्व का समर्थन करता है। निष्कर्ष: फाउंटेनहेड वास्तुकला के बारे में सिर्फ एक उपन्यास से कहीं अधिक है। यह अपनी दृष्टि के अनुसार दुनिया को आकार देने की व्यक्ति की शक्ति का गहन अन्वेषण है। हॉवर्ड रोक के माध्यम से एन रैंड अखंडता, रचनात्मकता और स्वतंत्रता के महत्व के लिए एक शक्तिशाली तर्क प्रस्तुत करता है। उपन्यास की स्थायी अपील मानवीय भावना की सामान्यता और सामाजिक दबावों से ऊपर उठने की क्षमता के उत्सव में निहित है। रोक की यात्रा भारी विरोध के बावजूद भी स्वयं के प्रति सच्चे बने रहने की शक्ति का एक प्रमाण है। उनकी अंतिम जीत सिर्फ उनके बरी होने में नहीं है, बल्कि उनके दृष्टिकोण की प्राप्ति और उन लोगों द्वारा उनकी महानता को पहचानने में है, जिन्होंने एक बार उन्हें नष्ट करने की कोशिश की थी। अंत में द फाउंटेनहेड पाठकों को अपने मूल्यों पर सवाल उठाने की चुनौती देता है और वे किस हद तक उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं। ये किसी की रचनात्मकता को अपनाने, अनुरूपता को अस्वीकार करने और अपने सिद्धांतों के अनुसार जीने का आह्वान है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। रैंड का उपन्यास एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक कार्य है जो दुनिया भर के पाठकों के बीच गूंजता रहता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।